लेकिन हर किसी को गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पता होगा। गौतम बुद्ध एक वो इंसान जो एक आधी रात में अपनी बीवी यशोधरा, अपने बेटे राहुल को छोड़ के घर से निकल गए खोज में शांति के, जिनको आज की डेट में हर कोई बुद्धिज्म को मानता है, फॉलो करता है। उसी तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या ऐसा कुछ है। आई एम न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ दैट। अगर क्वेश्चन इज दैट, जब एक इंसान घर छोड़ के आधी रात को निकल रहा है, सिद्धार्थ से वो बुद्ध, गौतम बुद्ध बन सकता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान अपने घर से अपनी बीवी को छोड़ के अगर निकला है तो उसके पर्सनल लाइफ पे, let's listen to the question please. उसके व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके आगे बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? आपने जो बाद में चीजें बोली वो करना सही है, वो आगे बढ़ना सही है, हम वही मानते हैं, लेकिन क्या फायदा है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष करके? उससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप वहीं से हैं जहां से मैं हूं। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना। हिंदुस्तान है, कहीं के भी हो सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बात आपने कही है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जो मूल प्रश्न है आपका कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक वो जीवन व्यक्तिगत है। और वो जीवन व्यक्तिगत कैसे नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। मेरी माँ है, आपकी भी माँ होगी, हम सबकी माँ है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़ा तीर मार दिए हैं और आप कुछ नहीं अपने जीवन में किए। हर इंसान अपने जीवन में एक स्ट्रगल करता है, लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। उस मां को मैं नमस्कार करता हूं, मैं अपना आदर प्रस्तुत करता हूं उनको, उस मां के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने मां का इस्तेमाल करता है, तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे तो डर लग रहा था। मैंने एक फोटो मोदी जी का उनकी मां के साथ देखा, हमको लगा कि कहीं ये ना पूछ रहे हो, देखो मां राफेल के बाद मामला बहुत गर्म है, एक दिन बॉर्डर घूम के आ जाओ ना हमारे साथ। इसको आप समझिए, मुझे इस बात से दिक्कत है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम तलाक पे कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। आप यदि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो बिना तलाक दिए ही जिनको छोड़ करके भाग गए हैं लोग, उनका क्या? और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो इतने साल से राजनीतिक जीवन में हैं, ये पत्नी का सवाल कब उठ करके सामने आया है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो उस कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उस कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। और ये क्या होती है? ये एंटी विमेन मानसिकता जो है, मैं उसके खिलाफ हूं और उससे जोड़ करके मैं देखता हूं। और उसको आप समझिए मैं कैसे देखता हूं। व्हाट्सएप पे आपके ऊपर मैसेज आएगा पत्नियों के खिलाफ, तमाम तरीके का मैसेज जो है वो आएगा, उसमें औरतों के खिलाफ और पत्नियों के खिलाफ आपको मैसेज मिलेंगे। अगर शादी इतनी ही बुरी चीज है, अगर शादी करने वाले सारे लोग खराब ही होते हैं, जो भी शादी करता है वो समाज में लूटता है और लूट मार मचाता है, तो मुझे बताइए गब्बर सिंह की तो शादी नहीं हुई थी, वो किसके लिए लूट रहा था? असल मुद्दा यह है कि जो शादीशुदा जिंदगी जीने वाले लोग हैं, अपने जो जीवन के जद्दोजहद में वो लगे रहते हैं, उस बात को डिमीन करने के लिए, उस बात को नीचा दिखाने के लिए और इस बात को बढ़ा चढ़ा करके स्थापित करने के लिए कि यदि हम शादीशुदा नहीं किए हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ईमानदार हैं, क्योंकि हम किसके लिए चुराएंगे। और ये कोई मोदी जी की बात नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब भी यही कहा गया था कि अटल जी किसके लिए चुराएंगे, क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं, वो शादी ही नहीं किए हैं। फिर मोदी जी के लिए यही बोला गया कि वो शादी ही नहीं किए हैं, वो किसके लिए चुराएंगे। और अब योगी जी के लिए बोला जा रहा है कि वो शादी ही नहीं किए हैं तो किसके लिए चुराएंगे। मतलब इस देश में जो लोग शादी कर लिया है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करता है,
चंबल के जितने भी डाकू हैं वो शादीशुदा नहीं हैं, वो क्यों लूट रहे हैं ये मुझे समझा दीजिए। ये जो औरत के खिलाफ मानसिकता है, औरतों के खिलाफ जो मानसिकता है, हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं। क्यों हम स्वीकार नहीं करेंगे? हमको बताइए। अगर हमने शादी की है तो कोई अपराध किया है क्या, कोई पाप किया है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने शादी की है? हम इसलिए छुपाते हैं ताकि वो जो हमारा मार्केटिंग है उस मार्केटिंग का पॉइंट कम हो जाएगा। और ये जो मार्केटिंग के पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हमको किसी इंसान को नहीं जज करना है। हमको उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री के बतौर क्या काम है इस पे हमको जज करना है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जो वो काम नहीं किए हैं, इसी बात को डाइवर्ट करने के लिए वो माता और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। कौन ऐसा बेटा होता है मुझे बताइए तो, मां का पैर छूते हुए फोटो खिंचवाता है, कैमरा लेकर के मां से मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा बेटा होता है? इस बात को समझिए, मैं उस साजिश के खिलाफ हूं कि जब कोई इंसान अपनी जो हकीकत है उसका मार्केटिंग करके सवाल को गुमराह करने लगे तो इस साजिश को हमको समझना चाहिए। और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मसलन कोई भी व्यक्तिगत जो बयानबाजी होती है व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो बात व्यक्तिगत हो। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात है तब उस पर बात बोली जाएगी। मैं मोहम्मद अमजद अली, बीबीएन न्यूज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। कन्हैया साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि जमहूरियत की बहाल होने के लिए आज गांधी की भी ज़रूरत है, लेनिन की भी ज़रूरत है और भगत सिंह की भी ज़रूरत है। तो आपकी नज़र में आज के गांधी कौन है, आज के लेनिन कौन है और आज के भगत सिंह कौन है? और चूंकि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ इसीलिए मैं मीडिया का एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आजकल एक सवाल और प्लीज। आपने बताया हो गया प्लीज, बहुत लोग हैं। आपने बताया कि आजकल सच बोलना मुश्किल है, हुकूमत के खिलाफ बोलना मुश्किल है, सवाल पूछना मुश्किल है। तो आप जो है आजकल के जर्नलिस्ट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? थैंक यू। बताइए, ये एक तो इनका सवाल जो है कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है कि कौन लेनिन बनेगा, कौन भगत सिंह बनेगा। देखिए, ये हम थोड़ी तय करेंगे, ये तो परिस्थितियां लोगों को व्यक्तित्व के रूप में ढालती है, उसका निर्माण करती है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे लोग तैयार होंगे। और हमेशा उम्मीद करते हैं कि देश में जो हालात हैं, इस हालात में आज के वक्त के लोग लेनिन, भगत सिंह, फातिमा, सावित्रीबाई फुले वो बनेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कौन बनेंगे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और झूठ बोल करके मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि क्या मशविरा देना चाहते हैं आप जर्नलिस्टों को। देखिए, हम कोई मशविरा नहीं उनको देना चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिस्टों की भी जो समस्या है उसको हमको समझना चाहिए। जर्नलिस्ट सिर्फ अकेले इस बात के लिए दोषी नहीं है जो आज वो कर रहे हैं और जो उनको करना पड़ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो मैनेजमेंट होता था वो पत्रकारों के हाथ में ही होता था। आज पत्रकारिता अलग हो गई है और प्रबंधन अलग हो गया है, मैनेजमेंट अलग हो गया है। आज मैनेजमेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से बिठाए गए हैं, जो चैनल का मालिक है उसने जिसको बिठाया है। या एडिटर भी जो पहले कभी पत्रकार रहा हो, वो पत्रकार की हैसियत से एडिटर नहीं है, वो मैनेजर की हैसियत से, सीईओ की हैसियत से वो एडिटर बन करके वहां बैठा हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है कि पत्रकारिता पीछे छूट गई है और बिजनेस उसके ऊपर हावी हो गया है, इंटरटेनमेंट उसके ऊपर हावी हो गया है। ऐसे सिचुएशन में कोई पत्रकार क्या करेगा? यदि वो मैनेजमेंट के खिलाफ जाएगा तो मैनेजमेंट उसको बाहर कर देगी, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जब वो नौकरी लेने के लिए गया है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर चुका है, हायर एंड फायर का जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी साइन कर चुका है। बिना कारण बताए आपको कभी भी आपके काम से निकाला जा सकता है, इस पे साइन करके आप काम लेते हैं। तो ये जो लेबर लॉज के ऊपर अटैक है, और ये जो अटैक है, इस अटैक को जानते हैं क्या नाम दिया गया? इसको नियो लिबरल रिफॉर्म कहा गया। कितना अच्छा शब्द है। मैंने लिबरलिज्म शब्द की भी पूरी गरिमा बदल दी गई। जैसे नहीं, चोर अपने आप को चौकीदार कहने लगा, अब चौकीदार शब्द की गरिमा ही बदल गई है। तो ये जो नियो लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म क्या है? नियो लिबरलिज्म यही है कि भेड़ों को यह कहा जाता है कि आप भेड़ियों के प्रति लिबरल हो जाइए। इंप्लॉय को और लेबर को यह कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट के प्रति लिबरल हो जाइए। यही लिबरलिज्म है। लेबर लॉज को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एक भी राज्य में जो है वो वेज कमीशन नहीं है पत्रकारों के लिए। यहां पे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लोग वेज कमीशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वेज कमीशन नहीं है, पत्रकारों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक स्टोरी के पीछे उनको भगा दिया गया है, चाहे वो स्टोरी करने में उनको 12 घंटा लगे, 15 घंटा लगे, उनको स्टोरी कर करके लाना है। ऐसे जब हालात बनाए गए हैं तो पत्रकार को भी लगता है कि पत्रकारिता करने से तो अच्छा है कि चापलूसी कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। लोग चापलूसी करके इस देश में राज्यसभा का मेंबर बन जा रहे हैं।
राज्यसभा के सांसद बन जा रहे हैं, लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पत्रकारिता करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी यदि कोई करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है, गौरी लंकेश की तरह। उसको पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा की तरह नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस चैनल को जो पत्रकारिता करने की कोशिश की जाती है उसको बंद कर दिया जाता है। आप एनडीटीवी की हालत देख लीजिए। जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, आज वो बेचारे क्या करें, वो कहीं से लाइसेंसधारी बंदूक लेकर के किसी को लेकर के थोड़ी घूम सकते हैं। तो पत्रकारों का काम जो है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे और सच ढूंढ करके लाए। उस सच को निकालने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी, अब सच को छुपाने के लिए पत्रकारिता होती है। तो पत्रकारिता से मेरा कोई शिकायत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के वो भी शिकार हैं, लेकिन उनसे मशविरा यही है कि देखिए ऐसी स्थिति सब जगह है, ऐसी स्थिति मेडिकल साइंस में भी है। सारे डॉक्टर जो हैं वो संबित पात्रा की तरह नहीं है। कुछ सही में डॉक्टर भी हैं और वो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भी हैं जो ईमानदार हैं, कुछ एकेडमिशियन भी जो हैं ईमानदार हैं, कुछ किसान भी हैं जो किसानों के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, दलित अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं, महिला अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई यदि अकेले अकेले होती रहेगी तो इन सारी लड़ाइयों को एक एक करके खत्म किया जा सकता है। इस लड़ाई को यदि इकट्ठा किया जाए, इसको एकजुट किया जाए, तो ये लड़ाई फ्रीडम की लड़ाई है और ये फ्रीडम देश के भीतर फ्रीडम की लड़ाई है जिसको हम लोग जीत सकते हैं। और जो पत्रकारों का सवाल है वो विद्यार्थी उठाए और विद्यार्थियों का सवाल पत्रकार उठाए। यही एकता और यही संघर्ष जो है हम लोगों को आगे का रास्ता दिखाती है। यही मशविरा में